हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशन में। हम सपोज करके चलते हैं दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, दो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी देन द विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम ये सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दोनों मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। ये भी ए वेलोसिटी के साथ मूव करता है ए, और बी मूव करता है बी वेलोसिटी के साथ। हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, या ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आएगी। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू WRT लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को हम अनदर टर्म्स में भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी, दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अनदर डेफिनेशन ये भी आप राइट कर सकते हो, टाइम रेट ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to position of one object with respect to another object। मीनिंग क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट के, तो उनकी पोजीशन में जो चेंज आया है उसका टाइम रेट जो आएगा उसको हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख सकते हैं आप इसको, राइट चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कैसे अपनी पोजीशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में चेंज करता है। अब हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, और सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट ए और बी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के साथ, v1 और v2 के साथ, और पैरेलल लाइन में वो मूव करते हैं। अगर हम यहाँ सपोज करें ऑब्जेक्ट, हम ये सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट ए जो है, ये मान लेते हैं, पहले ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, और ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी पोजीशन हमारे पास है, ए की पोजीशन, ये हमने इसकी पोजीशन दिखाई है, ओरिजिन से पोजीशन इसकी x01 है। कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा सपोज कर लिया, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन x01 है, जब टाइम हमने कितना सपोज किया, 0 सपोज किया। और ये वेलोसिटी के साथ मूव करता है, v1 वेलोसिटी के साथ, और t टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। और हम अगर ये बोले कि पोजीशन चेंज करके ये अनदर पोजीशन पे चला जाता है, ए डैश पोजीशन, मान लो ए ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ जाता है इस पोजीशन पे, और ये जो पोजीशन है इसकी, ये हम दिखाते हैं x1 से दिखा देते हैं इस पोजीशन को। मीनिंग वो यहाँ से ए जो है v1 वेलोसिटी के साथ मूव करके अनदर पोजीशन पे आ जाता है। कब, जब टाइम हमने कितना लिया, t। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है b, और b की जो इनिशियल पोजीशन है, b की जो इनिशियल पोजीशन है वो मान लेते हैं हम x02 जो है वो b की पोजीशन है,
और बी ऑब्जेक्ट जो है ये भी कितने टाइम पे लिया हमने पोजीशन, जब टाइम कितना है 0। और बी ऑब्जेक्ट मूव करता है v2 वेलोसिटी के साथ और t टाइम के बाद ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। हम सपोज करते हैं जो ये पोजीशन चेंज करके ये यहाँ पे आ जाता है b, और जब टाइम कितना हो गया t, और ये जो इसकी पोजीशन है फाइनल पोजीशन इसकी एक तरह से है, इसको हम दे देते हैं नाम x2। मीनिंग ऑब्जेक्ट 1 का जो पोजीशन है टाइम 0 पे वो x01 है और t टाइम के बाद इसकी पोजीशन हो जाती है x1। ऐसे ही b जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन है x02 और t टाइम के बाद इसकी पोजीशन हो जाती है x2। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करें यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट ए के लिए लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ए उसकी पोजीशन को दिखाते हैं हम x1 जो उसकी पोजीशन है फाइनल पोजीशन, उसको इनिशियल पोजीशन के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं ऐसे। कल भी हमने ये इक्वेशन की थी v1 इंटू क्या आ जाएगा t, ये इसकी पोजीशन आ जाएगी। ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन हम राइट करेंगे, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट बी के लिए राइट करेंगे x2 इज इक्वल टू x02 प्लस में v2 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट सब्ट्रैक्ट होगी x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू इधर x0 वाली टर्म में से x0 वाली टर्म को माइनस कर देंगे और यहाँ इसमें t कॉमन है तो प्लस में v2 माइनस v1 ये टर्म आएगी हमारे पास इंटू t। अब सबसे पहले यहाँ से जो है मैं इसको पुट करता हूँ, ये जो टर्म है ये क्या है चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है बी ऑब्जेक्ट का ए और बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपस में, उनकी पोजीशन में जो चेंज आया जब टाइम हमने कितना लिया t, और ये उनकी इनिशियल पोजीशन के बीच का एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे, मैं इस टर्म को राइट कर देता हूँ x से, और ये जो टर्म है इसको मैं राइट करता हूँ x0 से, देन प्लस में v2 माइनस v1 इंटू में क्या आ जाएगा t। हमें v2 माइनस v1 निकालना है, तो v2 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू x माइनस x0 हो जाएगा डिवाइड बाई t आ जाएगा। तो ये जो टर्म आई है v2 माइनस v1 इसको मैं राइट करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। लिखने का तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। अगर इस तरह से राइट किया हुआ है b पहले आया हुआ a बाद में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। अब यहाँ पे अगर देखें ये क्या चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन में जो चेंज आया, ये इनिशियल पोजीशन में जो चेंज आया, और हमने x माइनस x0 जो लिखा है ये रेट ऑफ डिवाइड बाय टाइम भी है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया हमारी। इसी तरह से हम v अगर हमें ऐसे लिखते v ए बी, इसको हम बोलते फिर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट b। मीनिंग यहाँ पे जो ये देखो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो आया है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन x माइनस x0, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको हमने नाम दिया रिलेटिव वेलोसिटी का। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास है
तो हम कंसीडर करेंगे, अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला केस हम लेके चलेंगे, when two objects A and B are moving with equal velocity। जब दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, यानी कि v1 जो है वो किसके इक्वल है, v2 के, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। हम ये मान के चलते हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं हमारे, और ये ओरिजिन से पोजीशन आ गई x01, इनिशियल पोजीशन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है x01 पोजीशन है ये। ऑब्जेक्ट A जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और B ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे है, t टाइम जब हमने कितना लिया हुआ है 0, और ये B की पोजीशन है और ये मूव करता है v2 वेलोसिटी के साथ। अब v1 और v2 हमने इक्वल लिए हैं। अगर इक्वल लिए हैं तो इन दोनों के बीच का ये कभी मिलेंगे नहीं। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ऑब्जेक्ट A और B दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीनिंग दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो हमने पोजीशन दिखाई है, एक की पोजीशन x01 दिखाई है इनिशियल पोजीशन, दूसरे की दिखाई है x02। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रिलेटिव वेलोसिटी दिखाने के लिए, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का केस लिया हुआ हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए। तो इधर हम इसकी पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन, और इधर दिखाते हैं टाइम। तो इनिशियल पोजीशन हमने ओरिजिन से दिखाई है x01 ऑब्जेक्ट ए के लिए, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बी ऑब्जेक्ट जो लिया उसकी इनिशियल पोजीशन हमने दिखाई है x02, थोड़ा सा आगे है इससे, बट ये भी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, लीनियर। और दोनों ही लाइन एक दूसरे के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ये ऑब्जेक्ट ए के लिए और ये ऑब्जेक्ट बी के लिए, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल आएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेकंड करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी, अगर बी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ये जो मोशन हम ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जब दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, v1 भी कांस्टेंट है और v2 भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम ये एक्सपोज करें, ऑब्जेक्ट ए v1 वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ऑब्जेक्ट बी इनिशियल पोजीशन की सेम है x01 और x02, और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव करता है b। तो अगर v2 वेलोसिटी, यहाँ पे हम v2 की वेलोसिटी ज़्यादा लेते हैं v1 से, तो ऐसे में क्या होगा, अब ये इससे बहुत आगे चला जाएगा, यानी कि इनका गैप बढ़ता रहेगा। ये मान लो इस पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा v1 पोजीशन पे, जबकि जो हमारा v2 था, v2 बहुत आगे चला जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, हमारा ग्राफ जो आएगा 0 ओरिजिन, ये हमारी x01 पोजीशन, ये सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारा लीनियर ग्राफ ये आ गया, टाइम इधर ले लिया हमने ए के लिए, जबकि बी के लिए भी ग्राफ आएगा तो लीनियर ही, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बट जो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब पैरेलल लाइंस नहीं आएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता रहेगा। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, बी के लिए। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा। और थर्ड वन जो है अगर हम कंसीडर करें, व्हेन
v1 इज़ ग्रेटर देन v2, यानी कि हम क्या कंसीडर करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही रहे हैं दोनों, हम ये सपोज करते हैं कि v1 वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है किससे, बी से। ऐसे में क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट जब मान लो मैं ये सपोज करूँ ये ए ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी के साथ है और बी यहाँ पे है और ये v2 वेलोसिटी के साथ है, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं ये पहले इसके पास आएगा बी के पास, धीरे धीरे इनके बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बी को क्रॉस कर जाएगा, बी को क्रॉस करके इससे आगे चला जाएगा और फिर जो है डिस्टेंस क्या होता रहेगा, फिर दोबारा डिस्टेंस दोनों के बीच का इंक्रीज होता रहेगा। तो ऐसे में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ग्राफ कैसा आएगा, इधर टाइम और इधर हमने ले लिया पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, ये पोजीशन x01 और ये सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन x02। अब देखो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमने कंसीडर किया हुआ है कि वेलोसिटी जो है v1 ज़्यादा लिया हुआ है, v2 हमने कम लिया हुआ है। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है ऐसे, लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये p ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज मीनिंग इससे ज़्यादा है, इंक्रीज नहीं हो रही, ज़्यादा है, इसका मीनिंग दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ कम होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी के पैरेलल आ जाएगा और फिर इसके बाद जैसे जैसे टाइम हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी से आगे निकल जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, जीरो हो जाएगा एक टाइम पे, फिर दोबारा इनका यानी कि ए बी से आगे निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ हमारे पास आ गए हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, इसका भी हमारे पास जो है फॉर्मूला हम राइट कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम राइट करें वी ए बी, ये क्या है कि इसको कैसे राइट करेंगे हम, वी ए राइट करना है और हम एक तरह से ऐड ही करते हैं बट दूसरे का नेगेटिव लेके, क्या लेके, बी का नेगेटिव लेके ऐड करते हैं ऐसे। तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगी, मीनिंग अगर हमें ए की निकालनी हो, ऐसे हम वी बी ए इसको कैसे राइट करेंगे, इसको हम राइट करेंगे वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए, यानी कि सब्ट्रैक्शन से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये एक तरह का तरीका होगा इसको राइट करने का, हम वेक्टर की फॉर्म में इनको राइट कर देते हैं। अब देखो अगर इफ़ हम ये कंसीडर करें आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन along a straight line, अगर ऑब्जेक्ट जो है एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0, हम ऐसे कंसीडर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट वी ए वेलोसिटी के साथ चलो वह ए ले लेते हैं, हम वी ए के साथ मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वी बी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ऐसे में रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी निकालना, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, सॉरी वी ए माइनस वी बी, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। अगर हमें वी बी ए राइट करना है तो वी बी माइनस वी ए करेंगे, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी।
बट अगर सेकंड केस लेते हैं, फर्स्ट केस था हमारा, सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो ए हमारा इधर मूव करता है वी ए वेलोसिटी के साथ, और बी हमारा इधर मूव करता है वी बी वेलोसिटी के साथ, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिर्फ हमारी जो डायरेक्शन है वही चेंज हो गई है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ वी ए। तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है यहाँ पे एक तरह से ऐड हो गई है वी बी और वी ए, इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऐड हो गई इनकी। तो ये था, इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम इन टॉपिक का यूज करेंगे, इस बेसिक का हम यूज करेंगे। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, मीनिंग हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे और साथ में एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं हम। और एक्सीलरेशन जो है हम कब निकालते हैं, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ऑब्जेक्ट अगर कैसे मूव करता है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि मोशन जो लेके चलेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेटेड है तो उसका मोशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर वो एक्सीलरेटेड है यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तब हम उसके मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो, उसका एक्सीलरेशन कई तरह से हो सकता है। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन अगर देखें यहाँ, एक्सीलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन के टाइप जो है हमारे पास नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और तीसरा जीरो एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। मीनिंग एक्सीलरेशन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। अब देखो, अगर डिपेंड करेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन कब आएगा। सबसे पहले हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को कर लेते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन, देखो अगर हम फॉर्मूला राइट करें एक्सीलरेशन के लिए, ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी कंसीडर करें t इज इक्वल टू t1 टाइम पर हम उसकी वेलोसिटी कंसीडर करें v1, और t इज इक्वल टू t2 टाइम पे हम सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी हो जाती है उसकी v2। तो हमारा एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी चेंजेस। तो ऐसे हम इसको एक्सीलरेशन को लिखते हैं। तो ये जो टर्म है हमारी v2 माइनस v1, ये हमें इंफॉर्मेशन देगी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मीनिंग अगर यहाँ पे v2 जो है वो लेस है किससे, v1 से, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये जो फैक्टर आएगा v2 माइनस v1, ये फैक्टर क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, मीनिंग नेगेटिव आएगा।
और अगर नेगेटिव आएगा इसका मीनिंग एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, हेंस एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। मीनिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है, फाइनल वेलोसिटी क्या करती है उसकी, डिक्रीज करती है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का एक और नाम है यहाँ पे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन भी हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोलते हैं। और एक्सीलरेशन, अब देखो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या आएगा, v2 माइनस v1 जो है, अगर ये जो टर्म हम निकालते हैं ये क्या आती है हमारी ग्रेटर देन 0, मीनिंग ये पॉजिटिव आती है अगर, ठीक है। यानी कि v2 जो है दिस इज ग्रेटर देन v1, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, अगर इंक्रीज होती है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। मीनिंग जब हम किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसकी हम जो है स्पीड अप करते हैं उसको, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसकी, तो हम इसका मीनिंग उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन लगा करके हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जबकि नेगेटिव एक्सीलरेशन लगा करके हम ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहे हैं, एक तरह से हम उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं। ऐसे जीरो वेलोसिटी भी, जीरो एक्सीलरेशन भी हो सकता है, जीरो एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन क्या होगा अगर हम ये सपोज करें भाई उसकी v1 और v2 जो वेलोसिटी है दोनों इक्वल है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। v2 माइनस v1 अगर हमारे पास क्या हो जाए, जीरो, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, और वी कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम एक्सीलरेशन को क्या बोल लेंगे, उसका जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन कैसा आ जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो एक्सीलरेशन हो जाए, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन का केस है, ऐसा केस है यूनिफॉर्म मोशन। और जबकि ऊपर दो केस लिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब अगर हम मान लो ग्राफ भी प्लॉट करते हैं यहाँ पे डिफरेंट एक्सीलरेशन दिखाने के लिए, अब मान लो उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, और इधर टाइम t1 टाइम पर हमने इसकी वेलोसिटी v1 कंसीडर करी, और t2 टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 हो जाती है। तो मान लो हम इसका ग्राफ जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जब ये मूव करता है तो इसका ग्राफ कैसा भी बन सकता है, मान लो इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। तो इस ग्राफ का पोजीशन ए और बी, ये ए और ये बी, दोनों के बीच में एक स्लोप अगर हम निकाल लें, ये स्लोप ग्राफ में दोबारा बनाता हूँ ये, इधर टाइम इधर वेलोसिटी। तो अगर मैं ग्राफ मान लो नॉन यूनिफॉर्म के केस में इस तरह का ग्राफ बनता है, एक पोजीशन में दिखाता हूँ ए, यहाँ पे इसकी पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 और टाइम है t1, और दूसरी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ t2 टाइम, और वेलोसिटी अब इंक्रीज होकर कितनी है, v2। तो यहाँ से ये जो लाइन है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें ए से बी, ए बी, ये स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
गिव्स अस एक्सीलरेशन। स्लोप जो है हमें एक्सीलरेशन देगा। ये जो स्लोप ए बी हम निकाल लेंगे, जो कि हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल मैं थीटा सपोज कर लूँ तो ये टेंजेंट थीटा से निकालते हैं हम स्लोप को। तो ये टेंजेंट थीटा जो है दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, यानी कि वी टी ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट थीटा के इक्वल आएगा। ये ए बी जो लाइन है इसका स्लोप हमें निकालना है। तो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा। अब देखो यहाँ पे ये v2 माइनस वी1 हो जाएगा और यहाँ पे ये t2 माइनस टी1 हो जाएगा। तो स्लोप टेंजेंट थीटा के जब ट्राइंगल से वैल्यू निकालेंगे इसमें से हम क्या आएगी v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस टी1, जो कि किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो मीनिंग स्लोप से हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये स्लोप हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। अगर मैं सपोज करूँ स्लोप की वैल्यू हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू जीरो है। अगर स्लोप जीरो है इसका मीनिंग एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि मोशन जो है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर स्लोप जीरो हो गया इसका मीनिंग जो ग्राफ बनेगा अब हमारा, अब ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा, ये पैरेलल आएगी लाइन हमारी, यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तो ये लाइन जो है इधर वेलोसिटी अगर हम लेते हैं और इधर हम टाइम लेते हैं तो ये जो लाइन आएगी ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगी। तो एक्सीलरेशन जो है हमारा यहाँ पे जीरो है, इसका मीनिंग वेलोसिटी हमारी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया ये। बट अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव आता है, स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मीनिंग एक्सीलरेशन जो है ए इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। मीनिंग वेलोसिटी जो है v2 दिस इज ग्रेटर देन v1, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रही है इसकी। और अगर स्लोप क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन जो है इज नेगेटिव। और एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है यानी कि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि स्लोप से हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या आएगी एक्सीलरेशन की, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन relation is the direction of change in velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में क्या आएगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। मीनिंग अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो मीनिंग यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन आती है। यूनिट देखें अगर हम, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ ए की जो यूनिट आएगी, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी लिया हमने इसको, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम है तो सेकंड की पावर 1 भी आ जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं एक्सीलरेशन के लिए हम, मास है नहीं यहाँ पे, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, ये हमारे पास जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अब एक्सीलरेशन भी हमारे पास जो है अलग अलग टाइप का एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब देखो हम टाइप ऑफ एक्सीलरेशन दोबारा करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव की अब टाइप ऑफ एक्सीलरेशन कर लेते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी के टाइप किए थे।
टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लिए हम। सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मीनिंग एक जैसा एक्सीलरेशन, या इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो उसके मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल in equal interval of time। यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज अगर होता है तब हम एक्सीलरेशन को बोलते हैं। उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चाहे इंटरवल कितने भी स्मॉल क्या ना हो, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल्स में बी, यानी कि टाइम इंटरवल चाहे कितना भी स्मॉल हो, अगर इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। सेकंड है हमारे पास वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल यानी कि चेंज हो रहा है। अगर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? चेंज, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो है हम वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलेंगे इफ चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आया वो अनइक्वल चेंज आया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का हो सकता है। कई बार वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है अनइक्वल अमाउंट में, कई बार वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है अनइक्वल अमाउंट में। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हमारे पास जो है, और उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन जो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज, अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तभी कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा? टोटल चेंज इन रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन। अब टोटल चेंज की बात करेंगे हम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट during motion of the total time। यानी कि जब वो मोशन में है टोटल टाइम में जो टोटल वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन ए भी राइट कर दिया। तो अगर मैं सपोज करूँ टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है और डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हो रहा है, तो ये जो टर्म आएगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा उससे हम जो है कौन सा एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा किसी टाइम, मीनिंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब अगर एवरेज की बात करें तो इंस्टेंटेनियस की बात भी करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time। और ये टाइम हमने क्या लेना? वेरी स्मॉल सपोज करना है। अब देखो जैसे हमने एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। आई इंस्टेंटेनियस, दिस इज लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन पे लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। एवरेज एक्सेलरेशन तो लिमिटिंग केस हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का। अभी डेल्टा टी टाइम जो अगर उसको हम वेरी स्मॉल टाइम लेते हैं अप्रोचिंग टू जीरो, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो
एवरेज एक्सेलरेशन को हमने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी जो आया हमारा डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंशिएशन में, तो dv अपॉन dt, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो निकाला हमने और टाइम को क्या लिया, वेरी स्मॉल टाइम के लिए। तो ये जो है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के साथ। या वेलोसिटी को हमने राइट किया था एक्स एक्सिस के लोग अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है dx अपॉन dt, ऐसे लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एक्सीलरेशन जो आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो d अपॉन dt ये हो जाएगा dx अपॉन dt, यानी कि इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं d स्क्वायर x डिवाइड बाई dt स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया ये टाइम के साथ। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमारे पास आज एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने कर लिया है। इसके बाद हम इक्वेशंस करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, कुछ ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, कई तरह के ग्राफ हमारे पास हो सकते हैं, इधर हम वेलोसिटी लेते हैं, इधर हम टाइम लेते हैं। अगर ये ओरिजिन से पास होता है, ऐसे ओरिजिन से पास कर सकते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी। और ये कौन सा केस है, जब एक्सीलरेशन को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है साथ में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी u जो है वो 0 है। बट अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लेते, ऐसे केस में हमारा ग्राफ बनेगा इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं जब टाइम t इक्वल टू 0 है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो जाती है टाइम t पर। तो ये ग्राफ भी हमारा जो लीनियर आता है, लेकिन अब जो है ये यहाँ से पास करेंगे, यहाँ भी हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा। इधर टाइम ये 0, फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि वो स्टॉप हो जाता है अगर, और इनिशियल वो मूव कर रहा था। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऐसे में इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। ये तो हमारे हो गए ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन के लिए कौन से ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप हमें बताता है यहाँ पे, स्लोप, इस केस में स्लोप हमारा नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। स्लोप में, इसमें पॉजिटिव है स्लोप, इसमें भी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से हमने क्या फाइंड आउट किया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। याद रखना है, बहुत जगह यूज होएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हम। तो अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तब ग्राफ कुछ भी बन सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इधर वेलोसिटी इधर टाइम, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ग्राफ को। अगर ग्राफ हमारा इस तरह से आया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आएगा। बट ग्राफ हमारा कैसे भी हो सकता है, अगर ग्राफ हमारा ऐसे आया हुआ है, नीचे की तरफ जाता है ग्राफ, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। वैसे जनरली तो हम यहाँ से दिखाते हैं ग्राफ को, ये ऐसे। तो ऐसे में स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम। ऐसे में ग्राफ हमारा जो आएगा वो हम यहाँ से ना दिखा करके ग्राफ को बीच में से दिखाते हैं, कहीं से ऐसे नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा किसके लिए आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। बट अगर हमारा जो ग्राफ आता है, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ वी, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है, ऐसे में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो काफ़ी सारे ग्राफ हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाएंगे नेक्स्ट आर्टिकल्स में एक्सेलरेशन के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़िए, लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इक्वेशन डिराइव करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।